Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. लास्ट हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक रहता है और वो है आपका ई वे बिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई वे बिल। ये ई वे बिल है क्या? सर, हमें गवर्नमेंट को हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमें गवर्नमेंट को मूवमेंट ऑफ गुड्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है। और ये इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं? सर, ये इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को देते हैं ई वे बिल जनरेट करके। इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं ई वे बिल जनरेट करके। अब ये ई वे बिल जनरेट कहाँ होता है? सर, ये ई वे बिल जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे, या आप कह लो कि जीएसटी की वेबसाइट पे हमें ये ई वे बिल जनरेट करना होता है। और इंफॉर्मेशन के रूप में हमें गवर्नमेंट को क्या बताना होता है? सर, इंफॉर्मेशन के रूप में हमें गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। और जब मैं सप्लायर और रिसिपिएंट की बात करता हूं तो सप्लायर का नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रिसिपिएंट का नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि उनका एचएसएन क्या है, इन गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, इन गुड्स का जीएसटी रेट क्या है, इन गुड्स का प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, इन गुड्स का प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, टोटल कितने किलोमीटर्स, मतलब कि कितना डिस्टेंस इन्वॉल्व है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब ये डिटेल आपको अप्रोक्सीमेटली देनी है। फॉर एग्जांपल, गुड्स अगर कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो 460 किलोमीटर्स का है। तो आपको बताना है कि कितने किलोमीटर्स ट्रेवल होगा। अगला इंफॉर्मेशन जो आपको देना है वो आपको देना है ट्रांसपोर्टर का इंफॉर्मेशन। ट्रांसपोर्टर का इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा ट्रांसपोर्टर आपके गुड्स को मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये सारा इंफॉर्मेशन किसका है? मूवमेंट ऑफ गुड्स का है। और ये सारा इंफॉर्मेशन आप कब प्रोवाइड करते हो? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। अच्छा, एक चीज और होती है इनवॉइस नंबर। एक चीज और होती है और वो होती है आपका इनवॉइस नंबर, कि कौन सा इनवॉइस आपने इशू किया है इस सप्लाई के लिए या इस मूवमेंट के लिए। तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट आपको ये सारा डिटेल गवर्नमेंट को देना होता है। अब सवाल आता है कि सर, अगर हम टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें दे रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को ये ई वे बिल अलग से देने की जरूरत क्या है? हमें गवर्नमेंट को ये ई वे बिल अलग से देने की ज़रूरत क्या है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, कई बारी कुछ कह लो कि जो बैड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो अनड्यू प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं, जिससे वो टैक्स की चोरियां करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिस्टर एक्स हैं, रैंडमली पकड़ लेते हैं, मिस्टर एक्स हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फेक इनवॉइस इशू किया मिस्टर वाई को। फेक इनवॉइस सर क्या होती है बच्चे? फेक इनवॉइस वो इनवॉइस होती है जिसमें इनवॉइस तो इशू हो जाती है लेकिन गुड्स का कोई सप्लाई नहीं होता है। इस फेक इनवॉइस की वैल्यू सपोज कर लो 1 लाख रुपए की थी, या मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूं। इस फेक इनवॉइस की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए की थी, और इस पे जीएसटी जो लगा था बच्चे, वो एट द रेट ऑफ 18% लगा था, 1,80,000 रुपए। राइट? तो 11,80,000 रुपए का एक बिल, फर्जी बिल विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स, फेक इनवॉइस है ये, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या कर दिया गया? इशू कर दिया गया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने आगे गुड सप्लाई करे जेड को, इन्होंने गुड सप्लाई करे जेड को, मिस्टर जेड को। ये एक्चुअल सप्लाई थी, इसमें हकीकत में गुड सप्लाई हुए हैं, ठीक है।
एक्चुअल सप्लाई हुई गुड्स की, इसमें जो इनवॉइस था उसका जो वैल्यू था वो था सपोज ₹15 लाख, और इस पे जीएसटी लगी एट द रेट ऑफ 18%, 2,70,000 रुपए। 17,70,000 रुपए का बिल मिस्टर जेड को इश्यू कर दिया गया। अब मिस्टर वाई की जब हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाली तो हमें पता लगा कि इसका आउटपुट टैक्स जो है वो 2,70,000 रुपए का है, और फेक इनवॉइस का आईटीसी मिस्टर वाई ने क्लेम किया वो है 1,80,000 रुपए, और गवर्नमेंट को 90,000 रुपए दिए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्चुअली में कोई सप्लाई नहीं हुई है, एक्चुअली में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई सप्लाई नहीं करी है, ये एक फर्जी फेक टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है, राइट। अब इस फेक इनवॉइस की वजह से मिस्टर वाई को 1,80,000 रुपए का आईटीसी मिल गया, मतलब गवर्नमेंट की जेब से 1,80,000 रुपए चले गए। गवर्नमेंट को नुकसान कितने का हो गया सर? गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, गवर्नमेंट को लॉस हुआ जीएसटी का कितने रुपए सर? गवर्नमेंट को जीएसटी का लॉस हो गया 1,80,000 रुपए। और इतना ही नहीं होगा मेरे बच्चे, ये जो मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई जो है, ये इस फेक इनवॉइस का परचेस का एक्सपेंस क्लेम करेंगे इन इनकम टैक्स। कौन से हेड में करते हैं सर? ये अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी ये इस फेक इनवॉइस का परचेस का एक्सपेंस क्लेम करेंगे, और इस एक्सपेंस की वजह से इनका 10 लाख रुपए से प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? इनका 10 लाख रुपए से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फर्जी परचेस जब डेबिट हो जाएगी पीएल में तो वो आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए से कम कर देगी। नाउ सपोज कि मिस्टर वाई जो है, उनका जो एवरेज टैक्स रेट आ रहा है, सपोज करने के लिए बोल रहा हूं, इनका जो एवरेज टैक्स रेट आ रहा है वो सपोज कर लो आ रहा है 15% का। तो 15% के हिसाब से कितना हो गया सर? 15% के हिसाब से अगर आप 10 लाख का 15% निकालते हो तो मिस्टर वाई ने 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स में गवर्नमेंट को चूना लगा दिया, यानी कि गवर्नमेंट का बिना बात के 3,30,000 रुपए का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट का बिना बात के 3,30,000 रुपए का नुकसान हो गया। दिस इज लॉस टू गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट टू मिस्टर वाई। अब आप कहेंगे कि सर ये मिस्टर एक्स फेक इनवॉइस मिस्टर वाई को क्यों देंगे? बच्चे वो फेक इनवॉइस इसलिए देंगे क्योंकि ये जो 3,30,000 गेन होगा ना मिस्टर वाई को, इस गेन में से सर्टेन पोर्शन दे दिया जाएगा एक्स को। तो मान लेते हैं कि एक्स को हमने पे कर दिया इस 3,30,000 में से 80,000, फिर भी जो नेट गेन हो गया मिस्टर वाई को, नेट गेन हो गया मिस्टर वाई को, वो कितना हो गया? 2,50,000। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो आउटपुट टैक्स है, अगर एक्स एक फर्जी इनवॉइस काटता है तो 1,80,000 रुपए इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी तो आएगी। इसे 1,80,000 रुपए गवर्नमेंट को देने तो पड़ेंगे ना, मतलब कि सर गवर्नमेंट 1,80,000 एक्स से कलेक्ट कर लेगी, तो क्या हुआ? फर्जी इनवॉइस है, और वही 1,80,000 का क्रेडिट जो है वो मिस्टर वाई को दे देगी। बच्चे ये जब फेक इनवॉइस होती है, इसकी ट्रेल इतनी लंबी होती है कि इसको ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब मिस्टर एक्स के पास ये फर्जी इनवॉइस हो सकता है ए से आई हो, ए के पास बी से आई हो, बी के पास सी से आई हो, सी के पास डी से आई हो, डी के पास ई से आई हो। मतलब एक इतनी लंबी चेन होती है, और उस चेन में ओरिजिनल कल्प्रिट को ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है कि तब तक सारे मामले बिगड़ जाते हैं, राइट। तो मोटा मोटा गवर्नमेंट की माथापच्ची बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। इस चक्कर में ये 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, 3,30,000 रुपए का जो नुकसान हो गया है गवर्नमेंट को, इस नुकसान से बचने के लिए, टैक्स की चोरियां ना हो, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया सर? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ई वे बिल, और कहा कि बाबू जब तुम मूवमेंट कमेंस करोगे तो हमें पहले से तुम इंफॉर्मेशन दोगे कि तुम्हारा सप्लायर कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, किसके लिए गुड्स निकले हैं, कौन से गुड्स निकले हैं,
कौन सी इनवॉइस इश्यू हुई है, क्या वैल्यू है, क्या रेट है, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कितने किलोमीटर है, ट्रांसपोर्टर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम हमें ऑनलाइन ई वे बिल में दे दोगे। और गवर्नमेंट क्या करेगी, ये ई वे बिल की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देगी अपने जीएसटी ऑफिसर को। किसको दे देगी? जीएसटी ऑफिसर को। और ये जीएसटी ऑफिसर आपके पास रास्ते में आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द, ये मैं कह दूं कि जीएसटी ऑफिसर्स क्या करेंगे, जीएसटी ऑफिसर्स इन कन्वेंसेस को, जिनमें गुड्स ट्रेवल हो रहे हैं, इन कन्वेंसेस को चेक करेंगे, इन कन्वेंसेस को इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या वाकई में वही गुड्स सप्लाई हो रहे हैं जो ई वे बिल में बताए गए हैं, उतनी ही क्वांटिटी में सप्लाई हो रहे हैं जो ई वे बिल में बताए गए हैं, उसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं जो ई वे बिल में बताए गए हैं। मतलब कि जीएसटी ऑफिसर जो रास्ते में मिलेंगे ड्यूरिंग द जर्नी, जब ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन बीच में चेक पॉइंट्स होंगे, उन चेक पॉइंट्स पे ये जीएसटी ऑफिसर्स क्या करेंगे, उस कन्वेंस को रोक के उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन ई वे बिल में दी गई है वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। तो क्या सर हमें हर बार जब भी मूवमेंट होगी तो क्या हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? व्हेन, हमें कब ई वे बिल जनरेट करना होगा? क्या हर बार हमें ई वे बिल जनरेट करना होगा? बच्चे, जब कभी भी मूवमेंट होगी तब ई वे बिल जनरेट होगा, और जब आपकी इनवॉइस वैल्यू एक्सीड करेगी 50,000 तब आपको क्या करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो दो चीजें देखनी है, एक तो मूवमेंट होना चाहिए और दूसरा जो वैल्यू होनी चाहिए गुड्स की वो 50,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। जब वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की होगी तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो स्ट्रेस देने वाली है कि ई वे बिल जो जनरेट करना है वो मूवमेंट पे जनरेट करना है। सप्लाई इज नॉट नेसेसरी। जीएसटी कब लगता है सर? जीएसटी सप्लाई पे लगता है, लेकिन ई वे बिल जनरेट करने के लिए सप्लाई मैंडेटरी नहीं है, मूवमेंट मैंडेटरी है। अगर मूवमेंट है तो आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना है, सप्लाई रिलेवेंट नहीं है। ई वे बिल के लिए सप्लाई रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब सर यह होता है कि अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो, अगर आप जॉब वर्कर को गुड्स भेजते हो, अगर आप कंसाइनी को गुड्स भेजते हो, तो यहां पर आप गुड्स बेच नहीं रहे हो लेकिन मूवमेंट हो रही है। आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स भेज रहे हो, तो स्टॉक ट्रांसफर में ही आ गया। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो यहां पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यहां तक बातें क्लियर हुई कि हमें ये ई वे बिल की जरूरत क्यों है और कब है। यहां तक किसी को अगर बैकग्राउंड में कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आपको प्रोविजंस की तरफ लेके चलता हूं और उसके बाद अपन धीरे धीरे करके एक एक करके सारे प्रोविजंस को वाइंड अप करेंगे। एनीवन जिसको डाउट हो बैकग्राउंड में? अब सर ये बताओ, ये कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या आता है? मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू किसको बोला जाएगा? क्या क्या चीजें इस कंसाइनमेंट वैल्यू में इंक्लूड होंगी? बच्चे, जो आपके इनवॉइस की वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी, इनवॉइस की जो वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी, उसे अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू। लेकिन अगर इनवॉइस में एग्जेम्प्टेड गुड्स की भी सप्लाई हो रही है, इनवॉइस में अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई भी दिखा रहा है, तो जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसे अपन क्या कर देंगे सर? उसे अपन एक्सक्लूड कर देंगे, उसे अपन एक्सक्लूड कर देंगे। यानी कि अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला निकल के आएगा जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें ये जीएसटी इंक्लूड कर दीजिएगा, जीएसटी इंक्लूड कर दीजिएगा, और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू है, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू है उसे आप माइनस कर दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा उसे अपन बोलेंगे कंसाइनमेंट वैल्यू।
और अगर ये वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा की है तो उस केस में उस केस में ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ई वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है, उसकी वैल्यू है सपोज कर लीजिए 45,000। आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है, उसकी कीमत है सपोज कर लीजिए 10,000, और जो जीएसटी लगा है एट द रेट ऑफ 18%, वो किसका लगा होगा? जीएसटी जो लगा होगा एट द रेट ऑफ 18%, वो किसका लगा होगा सर? ऑब्वियस है, टैक्सेबल सप्लाई का लगा होगा। तो टैक्सेबल सप्लाई है आपके पास 45,000 का अगर आप 18% निकालोगे मेरे बच्चे, तो सर ये आपके पास निकल के आ जाएगा 8100। अब अगर आप टोटल इनवॉइस वैल्यू देखो तो जो इनवॉइस वैल्यू टोटल निकल रही है वो निकल रही है 63,100 रुपीज की। लेकिन इसमें से जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसे आप हटा दोगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 10,000 रुपीज की, यानी कि जो कंसाइनमेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 53,100 की। और क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है इसलिए हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो सर आपका जो कंसाइनमेंट वैल्यू है उसमें जो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है वो तो आएगी, जीएसटी भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करी है आपने टैक्सेबल सप्लाई के साथ, अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करी है टैक्सेबल सप्लाई के साथ, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू को कंसाइनमेंट वैल्यू में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट generated on the GST portal evidencing the movement of goods. Section 68 mandates that the government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. Rule 138 prescribes e-way bill as the document to be carried for the consignment of the goods in certain prescribed cases. तो ये e-way bill किसे कैरी करना है सर? ये e-way bill जो ट्रांसपोर्टर होगा, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, इस ट्रांसपोर्टर को बोला गया है कि तुम्हें ई-वे बिल कैरी करके चलना है। अगर तुम्हारे पास ई-वे बिल नहीं हुआ तो हम इन गुड्स को कॉन्फिस्केट करेंगे, और गुड्स कॉन्फिस्केट अकेले नहीं होंगे, जिस कन्वेंस में उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा वो कन्वेंस भी क्या हो जाएगा? कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर कि भाई जब तुम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो तो ये इंश्योर कर लो कि इनवॉइस हो, और अगर ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है तो ई-वे बिल हो। बिना ई-वे बिल और इनवॉइस के अगर तुम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे तो गुड्स तो कॉन्फिस्केट होंगे ही होंगे, साथ के साथ तुम्हारा जो कन्वेंस है, जो तुम्हारा व्हीकल है, वो भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल डॉक्यूमेंट नोटिफाई है, लेकिन आने वाला जो टाइम है उसमें ट्रांसपोर्टर को बोला जाएगा कि तुम एक डिवाइस कैरी करो। ये डिवाइस क्या होगी सर? ये डिवाइस जो होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगी। जैसे हमारे पास आजकल गाड़ियों में वो फास्टैग का ऑप्शन आ गया ना कि आप टोल पे जाते हो तो फास्टैग का स्टिकर लगा रहता है और वो हम उसको स्कैन करते हैं, रीड करते हैं और आपके टोल के चार्जेस कट जाते हैं। तो वैसे ही एक डिवाइस होगा, उस डिवाइस पे सारी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाएगी, और जैसे ही वो ट्रक, वो ट्रांसपोर्ट, वो मोटर व्हीकल एक चेक पॉइंट से गुजरेगा तो वहां पर हम उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इंफॉर्मेशन फेच कर लेंगे। बहरहाल अभी ये चीज लाइव नहीं हुई है, अभी जो लाइव है, जो चीज प्रैक्टिकलिटी में चल रही है वो है ई-वे बिल। तो भाई आपको ई-वे बिल जनरेट करना है बिफोर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर कंसाइनमेंट का वैल्यू एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है, और वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मैंने आपको क्या बताई? 50,000 रुपीज। ई-वे बिल इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई।
सप्लाई की वजह से मूवमेंट हो सकती है, फॉर द रीजंस अदर देन सप्लाई। रीजंस अदर देन सप्लाई मैंने आपको बताया, रीजन अदर देन सप्लाई स्टॉक ट्रांसफर हो सकता है, रीजन अदर देन सप्लाई कि हम जॉब वर्कर के पास गुड्स भिजवा रहे हैं, रीजन अदर देन सप्लाई हम कंसाइनी के पास गुड्स भिजवा रहे हैं। तो अगर सप्लाई रीजन है मूवमेंट का तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, सप्लाई रीजन नहीं है लेकिन मूवमेंट हो रही है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अगर इनवर्ड सप्लाई हो रही है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा जी यहां पर क्या कह रहा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है ये अनरजिस्टर्ड है और इन्होंने मिस्टर वाई को गुड्स भेजे हैं और मिस्टर वाई कौन है, रजिस्टर्ड है, और जो कंसाइनमेंट आया है, जो गुड्स भेजे जा रहे हैं उस कंसाइनमेंट की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं सर 60,000 रुपीज है। तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड कर रही है, तो यहां पर मिस्टर वाई को क्या करना पड़ेगा, जब मूवमेंट कमेंस होगी मिस्टर एक्स के पास से, जब मूवमेंट कमेंस होगी मिस्टर एक्स के पास से, उससे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो ई वे बिल जनरेट कब करना है सर, ई वे बिल जनरेट करना है जब हमने गुड्स को सप्लाई किया है, जब रीजंस अदर देन सप्लाई है, दैट मींस स्टॉक ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू जॉब वर्कर है, कंसाइनी है, इनवर्ड सप्लाई करी है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन ऑल्सो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ई वे बिल है ये सिर्फ किसके लिए है, गुड्स के लिए है, क्योंकि सर्विसेज को हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, वो इंटेंजिबल होती हैं। तो सर्विसेज के केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ई वे बिल की जरूरत किस केस में है, ई वे बिल की जरूरत है केवल और केवल गुड्स के केस में, जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड करेगी। रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स shall furnish the information relating to the said goods in the part A of the form GST EWB 01 before the commencement of such movement. Exceptions to the minimum consignment value of rupees 50,000. Interstate transfer of goods by principal to job worker. Interstate transfer of handicraft goods by a person exempted from obtaining the registration. क्या बोला उसने? उसने कहा कि नॉर्मली आपको ई वे बिल कब जनरेट करना होता है, नॉर्मली आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है जब उसकी वैल्यू एक्सीड करती है ₹50,000। ये नॉर्मली है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है जब वैल्यू एक्सीड करती है ₹50,000। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर आपको मैंडेटरली वैल्यू मैटर नहीं करती है, मैंडेटरली आपको ई वे बिल जनरेट करना है। मैंडेटरली में पहला बोल रहा है कि भाई अगर तुम इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो जॉब वर्कर को, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो जॉब वर्कर को, तो भाई इस केस में ये कंपलसरी है कि तुम ई वे बिल जनरेट करो, वैल्यू मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल जो है वो यूपी में है और जॉब वर्कर जो है वो दिल्ली में है, जॉब वर्कर जो है वो दिल्ली में है, और जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो मान लीजिए केवल 20,000 रुपए की है। कंसाइनमेंट वैल्यू केवल 20,000 रुपए की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप इन्हें मूव करेंगे तो आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होगा। ये पहला हो गया। दूसरा, मैंने जब आपको सेक्शन नंबर 24 पढ़ाया था, 24 सर कौन सा सेक्शन था, 24 सेक्शन था मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन नंबर 24 का जब मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था तो उसमें लिखा था इंटर स्टेट अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना है। और इस सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शन था कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो और उसे आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती थी। पहली कंडीशन थी कि आपके पास पैन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन थी कि आप ई वे बिल जनरेट करें। तो अगर तुम हैंडीक्राफ्ट गुड्स के डीलर हो, मान लीजिए सप्लायर जो है वो इंटरस्टेट क्या कर रहा है सर, वो इंटरस्टेट
हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है और इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए है। तो अगर इसके पास रजिस्टर्ड नहीं है, अगर ये सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में इसे क्या करना पड़ेगा? एक तो इसके पास पैन हो, यह जरूरी है, और दूसरा इसे क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तभी ये क्या कर पाएगा? इंटर स्टेट गुड्स को सप्लाई कर पाएगा। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू 30,000 है। ई वे बिल तभी जनरेट करना है जब ये रजिस्टर्ड ना हो। बात समझ में आया? जी सर, आ गई बात। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? कौन मूवमेंट कर रहा है? इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, movement of good is caused by the supplier. If recipient arranges the transport, movement would be caused by him. If goods are supplied by an unregistered supplier to a registered known recipient, movement shall be caused by such recipient. तो जो बंदा मूवमेंट लेकर आएगा उसी बंदे को ई वे बिल जनरेट करना है। जो बंदा मूवमेंट लेकर आएगा उसी बंदे को ई वे बिल जनरेट करना है। तो अब मान लीजिए मिस्टर ए है, वो सोल्ड कर रहे हैं 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल टू मिस्टर बी। ठीक है ना? मिस्टर ए किधर के हैं? सर मिस्टर ए कानपुर के हैं और मिस्टर बी किधर के हैं? मिस्टर बी दिल्ली के हैं। ठीक है, अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, मिस्टर ए अंडरटेक्स टू डिलीवर रॉ मटेरियल टू दिल्ली। इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं भाई रॉ मटेरियल को दिल्ली पहुंचाऊंगा। तो यहां पर मूवमेंट कौन लेकर आया? यहां पर मूवमेंट लेकर आया मिस्टर ए, और मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? सर मिस्टर ए को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, राइट? सिनेरियो नंबर 2, मिस्टर ए डिलीवर्स the good in Kanpur only. Mr. B arranges ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने वाला व्यक्ति मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने कहा भैया ऐसा है, जितना माल लेना है यही मिलेगा, मैं दिल्ली विल्ली नहीं पहुंचा पाऊंगा माल। ठीक है ना? दिल्ली ले जाना है, अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करिए, अपने आप इस गुड्स को लेकर जाइए। तो यहां पर मूवमेंट कौन लेकर आया? सर यहां पर मूवमेंट लेकर आने वाला व्यक्ति हो गया मिस्टर बी, और इधर ई वे बिल अब कौन जनरेट करेगा? यहां पर अब ई वे बिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मिस्टर बी की। सिनेरियो नंबर 3, मिस्टर ए जो है वो अनरजिस्टर्ड है और ये सप्लाई कर रहे हैं गुड्स टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी कौन है? रजिस्टर्ड है। तो इस केस में जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब रजिस्टर्ड पर्सन के पास गुड्स आते हैं तो हम ये मानते हैं, हमेशा मानते हैं, ऑलवेज डीम्ड, ये डीम किया जाएगा कि मूवमेंट कॉज करने वाला व्यक्ति, डीम किया जाएगा मूवमेंट कॉज करने वाला व्यक्ति कौन है? मिस्टर बी है। और अगर मिस्टर बी मूवमेंट कर रहे हैं तो इन्हें ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ई वे बिल के अंदर? ई वे बिल के 2 पार्ट हैं। EWB 01 हमें जनरेट करना होता है, और ई वे बिल 01 के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ए है, पार्ट ए में आप सप्लायर की इंफॉर्मेशन देते हो, आप रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन देते हो, आप गुड्स का HSN बताते हो, आप गुड्स की वैल्यू बताते हो, आप गुड्स का रेट बताते हो, आप ओरिजिन बताते हो, आप डेस्टिनेशन बताते हो, आप अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस है किलोमीटर वाइज वो बताते हो, आप इनवॉइस नंबर बताते हो। ये सारी डिटेल, मतलब कि गुड्स की, सप्लायर की, रिसिपिएंट की, ये सारी डिटेल्स कहाँ जाती हैं? पार्ट ए में। और पार्ट बी में कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है? सर पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन जाती है कि ट्रांसपोर्टर कौन है। ठीक है ना? इसके बाद मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो किस ट्रक से जा रहा है उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो मान लो ट्रांसपोर्टर है XYZ ट्रांसपोर्टर,
और जिस ट्रक से माल जा रहा है वो है UP 78 AK 2134। तो हमें यह बताना पड़ेगा कि कौन से व्हीकल से हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसके बाद हमें यह बताना पड़ेगा कि ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर का नाम सर श्याम। उस ड्राइवर की आइडेंटिटी, उसका लाइसेंस नंबर या फिर उसका आधार, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो पार्ट बी में आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल दे दोगे और पार्ट ए में आप सप्लायर, रिसिपिएंट, गुड्स, डिस्टेंस, इसकी इंफॉर्मेशन दे दोगे। Part A is to be furnished by the registered person who is causing the movement of goods. Part B is to be furnished by the person who is transporting the goods. However, information in the Part A may be furnished by the transporter if so authorized, or by the e-commerce operator or the courier agency where the goods are supplied through them. तो कह रहा है कि नॉर्मली जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए है, ये कौन फिल करता है? पार्ट ए वो पर्सन फिल करता है जो मूवमेंट लेकर आ रहा है। और पार्ट बी कौन भरता है? सर पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर फिल करता है, ठीक है। अब अगर ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर दिया जाए कि हमारे बिहाफ पे तुम पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फिल कर दो, तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है। सर ट्रांसपोर्टर कैसे करेगा? सर ट्रांसपोर्टर ऐसे करेगा ना, क्योंकि इसके पास डुप्लीकेट इनवॉइस होती है। लास्ट सन पे पढ़ा था ना कि जब हम इनवॉइस इशू करते हैं तो इनवॉइस 3 कॉपी में इशू होती है। ओरिजिनल रिसिपिएंट के पास जाती है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास जाती है, ट्रिप्लीकेट जो होती है वो सप्लायर के पास रहती है। तो जब ट्रांसपोर्टर के पास डुप्लीकेट इनवॉइस है तो उसके पास सारा डिटेल है कि सप्लायर कौन है, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सप्लायर का एड्रेस क्या है, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट का एड्रेस क्या है, रिसिपिएंट का आपका क्या बोलते हैं GSTN क्या है, कौन से गुड्स हैं, HSN क्या है, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, ये सारी बातें इनवॉइस में लिखी होती हैं और यही सारी बातें हमें पार्ट ए में भरनी होती हैं। तो अगर हम ई कॉमर्स को या फिर ट्रांसपोर्टर को ये ऑथोराइज कर दें कि हमारे बिहाफ पे तुम पार्ट ए भर दो, तो वो भी पार्ट ए भर सकते हैं। जनरली रजिस्टर्ड पर्सन ही भरेगा जो मूवमेंट लेकर आ रहा है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो ऑथोराइज कर सकता है ट्रांसपोर्टर को कि तुम पार्ट बी तो भरो ही भरो, साथ के साथ हमारा पार्ट ए भी तुम ही फिल कर दो, राइट। अब ये कुछ अमेंडमेंट आई हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और a courier agency shall not be allowed to furnish the information in the part A of the form GST EW01 in respect of the following registered persons, whether as a supplier or recipient. A person paying tax under section 10(2) paying tax under the composition scheme or under section 10(2)(a) has not furnished the statement for the payment of self-assessed tax for 2 consecutive tax quarters. A person paying tax under the regular scheme has not furnished the returns for the 2 consecutive months. A person paying tax under the regular scheme has not furnished GSTR1 for any 2 months or the quarters as the case may be. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल स्कीम में है और उसने 2 महीने की GSTR 3B, 2 महीने की GSTR 3B या फिर GSTR 1 फाइल नहीं की है, या फिर जिसने कंपोजिशन स्कीम ली है और इसने 2 मंथ्स का 2 टैक्स पीरियड्स का, और 2 टैक्स पीरियड्स का मतलब क्या हो गया, 2 क्वार्टर्स का स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। कौन सा स्टेटमेंट फाइल करता था? सर स्टेटमेंट फाइल करता था CMP 08 रिटर्न्स में बताया था। तो 2 क्वार्टर्स का अगर स्टेटमेंट इन्होंने फाइल नहीं किया तो इस केस में ये लोग पार्ट ए फिल नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए फिल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर तुमने पिछले 2 महीने की GSTR 3B या फिर GSTR 1 नॉर्मल स्कीम में फाइल नहीं करी, कंपोजिशन स्कीम में तुमने पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं, तो तुम ई-वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाओगे। तुम ई-वे बिल
ही नहीं जनरेट कर पाओगे। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि तुम गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो कि तुम क्या माल बेच रहे हो, क्या तुम्हारे टैक्सेस है, और तुम माल सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट केवल 2 महीने तक का वेट करेगी कि भाई तुमने रिटर्न नहीं भरी, कोई बात नहीं, भर देगा भर देगा भर देगा। लेकिन जैसे ही 2 महीने बीतेंगे, 2 क्वार्टर्स बीतेंगे, गवर्नमेंट देखेगी कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो वो आपकी सप्लाई पे रोक लगाएगी। तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, और बिना ई वे बिल के माल अगर बाहर निकालोगे तो माल कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है गवर्नमेंट कि अगर तुमने 2 महीने की रिटर्न मिस करी या 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न मिक्स करी, तो उस केस में तुम्हारे लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई जब तक तुम रिटर्न नहीं भरोगे तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे तो 50,000 के ऊपर का माल सप्लाई नहीं कर पाओगे। माल नहीं सप्लाई कर पाओगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं तुम्हारा हैम्पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने रोक लगाई। फिर कहता है कि however commissioner may on the receipt of an application from the registered person in the prescribed form on sufficient cause being shown and for the reasons to be recorded in writing by order in the prescribed form allow the furnishing of the said information in the part A of the form GST EW01 subject to the prescribed conditions and restriction. An order rejecting the said request shall not be passed without giving the said person a reasonable opportunity of being heard. The permission granted or rejected by the Commissioner of State or the Commissioner of UT shall be deemed to be granted or as the case may be rejected by the Commissioner of CGST Act. तो कुल मिला के कमिश्नर को पावर दे दी गई कि भाई ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन किसको देगा? सर एप्लीकेशन ये कमिश्नर को देगा। कौन से कमिश्नर को? स्टेट के कमिश्नर को देगा। तो स्टेट कमिश्नर को ये एप्लीकेशन देगा कि भाई परमिशन दे दो कि हम ई वे बिल क्या कर पाएं, जनरेट कर पाएं। अब जब तुमसे परमिशन मांगोगे तो ऑब्वियस है कि तुम रीजंस भी बताओगे कि तुमने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल करी। तुमने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल करी, इसके तुम्हें रीजंस देने पड़ेंगे, और इन रीजंस को कमिश्नर राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसे लगता है कि ये रीजंस रिटर्न ना फाइल करने के वैलिड हैं तो उस केस में वो तुमको परमिशन ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये रीजंस वैलिड नहीं है तो तुम्हारी बात सुनने के बाद वो तुम्हारी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। कुल मिला के छोटा सा क्रक्स ये निकलता है कि अगर आपने पिछले 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है, आपने पिछले 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न्स या फिर स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है, तो आप रजिस्टर्ड पर्सन या फिर ट्रांसपोर्टर या फिर ई कॉमर्स या फिर कुरियर एजेंसी पार्ट ए फिल नहीं कर पाएंगी। पार्ट ए फिल नहीं हो पाएगा मतलब कि ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, और ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा मतलब कि आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। हु कैन जनरेट द ई वे बिल? कौन ई वे बिल जनरेट करेगा? ई वे बिल is to be generated by the registered consignor or consignee if the transportation is being done in own or hired conveyance or by the railways, by the air or by the vessel, or the transporter if the goods are handed over to transporter for the transportation by road, where neither the consignor nor the consignee generates the e-way bill and the value of good is more than 50,000, it shall be the responsibility of the transporter to generate it. तो क्या बोला उसने कहा कि ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? सर ई वे बिल जनरेट करेगा रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी। रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी। जब गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है? सर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन या तो रेलवे के थ्रू हो सकता है, या तो वेसल के थ्रू हो सकता है, या तो एयर के थ्रू हो सकता है, और या तो रोड के थ्रू हो सकता है।
बात समझ में आया? तो भले तुम रेलवे से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो, भले तुम वेसल के थ्रू, सी रूट के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो, भले तुम एयर रूट से ट्रांसपोर्टेशन करो, भले रोड रूट से ट्रांसपोर्टेशन करो, जो भी रजिस्टर्ड कंसाइनर है या कंसाइनी है जिसने मूवमेंट लाया है गुड्स पे, उस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ई वे बिल जनरेट करे। ठीक है, इसके अलावा और कौन ई वे बिल जनरेट कर सकता है? सर जो ट्रांसपोर्टर है, अगर इसे हम ऑथराइज कर दें, ट्रांसपोर्टर कौन? ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाय रोड, जो ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाय रोड है, या फिर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, या फिर जो कुरियर एजेंसी है, ये लोग भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं अगर इनको ऑथराइज कर दिया जाए, इफ ऑथराइज्ड टू डू सो। राइट, अब अगर गुड्स का वैल्यू एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपए, गुड्स का वैल्यू एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपए, राइट, और कंसाइनर एंड कंसाइनी इन्होंने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, इन्होंने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो ये मैंडेटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब मैंडेटरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाय रोड की, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाय रोड की, कि वो क्या करे? ई वे बिल जनरेट करे। सर क्या ऐसा हो सकता है कि बिना ई वे बिल जनरेट करे हम रेलवे के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दें, हम वेसल के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर कर दें, हम एयर के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर कर दें? तो मेरा जवाब है ना। आप बिना ई वे बिल दिए या जनरेट किए रेलवे को गुड हैंडओवर ही नहीं कर सकते, रेलवे आपके गुड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टर जो रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो जीटीए है, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। रेलवे, वेसल, एयर ये कभी भी आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी जब तक आपके पास ई वे बिल नहीं होगा, राइट। लेकिन जो रोड से ट्रांसपोर्ट होने वाला है, यहां पर तुम्हारे पास ई वे बिल है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो भी ये गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा और बाद में ये खुद ई वे बिल तुम्हारे बिहाफ पे क्या कर लेगा? जनरेट कर लेगा, राइट। तो ई वे बिल कौन कौन जनरेट कर सकता है, ये समझ में आ गया। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। यही बात आ गई कि भैया रेलवेज के थ्रू अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो तभी हो पाएगा जब तुम ई वे बिल प्रेजेंट करोगे। अगर तुमने ई वे बिल प्रेजेंट नहीं किया तो उस केस में तुम्हारा गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सेम केस विद वेसल एंड एयर। E-way bill can be generated even if the consignment value is less than ₹50,000। भैया गवर्नमेंट कहती है ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है जब वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है जब वैल्यू मोर देन 50,000 है, तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आप ई-वे बिल जनरेट करो। लेकिन अगर वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 50,000 है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ई वे बिल जनरेट करो, चाहो तो मत करो। और मेरी बात मानो तो सर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ऑप्शन में ई वे बिल को जनरेट करता हो, कोई नहीं सर। सर हिंदुस्तान में लोग कंप्लायंसेस से डरते हैं, कोई भी व्यक्ति कंप्लायंस करना नहीं चाहता है, तो जहां उसे मौका मिलता है कंप्लायंस से बचने का वो बच जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने कहा ऑप्शनल तो हमें बात सुनाई नहीं दी, हमने कहा नहीं भरना है। मतलब हमें ये हाँ वाली बात समझ में ही नहीं आती, हम बस ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर ऑप्शनल बोल दिया तो अब तुम्हें ई वे बिल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू कि आप ई वे बिल को जनरेट करें मूवमेंट कमेंस करने से पहले। Details of conveyance may not be furnished in the Part B. In case of intrastate movement of goods up to 50 km distance from the place of business of the consignor to place of business of transporter for further transportation, or from the place of business of transporter finally to the place of business of the consignee। क्या बोला उसने? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मिस्टर ए है, ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर है, और ये कहां पर है सर? ये हरिनगर
दिल्ली में है, हरिनगर दिल्ली में है, ठीक है। इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं मिस्टर बी को, इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी किधर है सर? मिस्टर बी जो है वो रिसिपिएंट है और इन्हें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं अशोकनगर कानपुर, मिस्टर बी के पास, राइट। अब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने अपने यहां से गुड्स अपने ट्रांसपोर्टर के पास भिजवाए, XYZ ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स भिजवाए, ठीक है। XYZ ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स भिजवाए। ये कहां है सर? ये ओखला स्टेट में है, दिल्ली में ही, ठीक है। मुझे जहां तक ध्यान है ये कोई एरिया है दिल्ली में, राइट। तो XYZ ट्रांसपोर्टर के पास हमने गुड्स भिजवा दिए। XYZ ने क्या किया? XYZ ट्रांसपोर्टर ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया कानपुर की तरफ, राइट। इन्होंने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया कानपुर के अपने ऑफिस में, कानपुर के अपने ऑफिस में XYZ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर, राइट। और यहां से गुड्स को आगे बी के पास पहुंचा दिया गया। क्लियर? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो आपको ई वे बिल में दो इंफॉर्मेशन भरनी है, आपको पार्ट ए फिल करना है और आपको पार्ट बी फिल करना है, राइट। आप मिस्टर ए हैं, आपको गुड्स डिस्पैच करने हैं। आपने XYZ ट्रांसपोर्टर को फोन लगाया कि भैया गुड्स जो हैं वो कानपुर पहुंचाने हैं, पहुंच जाएंगे? उसने कहा हाँ भाई पहुंच जाएंगे। आपने कहा भैया एक काम करिए, जरा ट्रक का नंबर बता दीजिए, मुझे ई वे बिल जनरेट करना है और उसके पार्ट बी में मुझे ट्रक की इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा एक काम और करिएगा, आप मेरे को ना क्या ड्राइवर का नाम भी बता दीजिएगा और एक काम करिएगा ना, उसकी आधार की जरा एक फोटो भी भेज दीजिएगा, मुझे आधार नंबर भी डालना है। अब XYZ ट्रांसपोर्टर आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि आप माल को मेरे पास यहां ले आओ, मेरे पास जो भी गाड़ी खाली होगी मैं उस पर उसको लोड करवा दूंगा, जो भी ड्राइवर अवेलेबल होगा उस ड्राइवर को लदवा दूंगा कि भैया तुम्हें ये माल कानपुर पहुंचाना है। तो अभी मैं तुरंत आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन से मोटर व्हीकल पे जाएगा, कौन सा ड्राइवर लेके जाएगा, ये अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिस्पैचिंग मैं कल सुबह करूंगा, आज का मेरा पूरा स्लॉट फुल है। तो आपने क्या किया? आपने अपने पास से गुड्स को यहां पहुंचा दिया। दैट मीन्स कि करंटली आप पार्ट बी फिल करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने आपको नहीं बताया कौन से ट्रक में माल जाएगा, ट्रांसपोर्टर ने आपको नहीं बताया कौन सा ड्राइवर माल लेके जाएगा। तो एक्ट कहता है कि अगर तुम्हारे प्लेस ऑफ बिजनेस से, सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस का अगर ये इंट्रा स्टेट है और अगर ये अप टू 50 किलोमीटर है, अगर ये इंट्रा स्टेट है और अप टू 50 किलोमीटर है तो तुम ई वे बिल का केवल पार्ट ए भर दो, हम काम मान लेंगे। तुम्हें पार्ट बी फिल करने की अभी जरूरत नहीं है। पार्ट बी कहां फिल हो जाएगा? पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर के पास फिल हो जाएगा। तो आप ई वे बिल का पार्ट ए फिल कर देंगे, ई वे बिल का आप पार्ट ए फिल कर देंगे और पार्ट बी आप एम्प्टी छोड़ के XYZ के पास पहुंचा देंगे। और जैसे ही XYZ के पास आएगा तो उसे पता है कि कौन सी गाड़ी में माल जाएगा, कौन सा ड्राइवर माल लेके जाएगा, ये सारी बातें उसको पता है। आपका जो XYZ है वो ई वे बिल का जो पार्ट बी है उसे वो फिल कर देगा और गुड्स को आगे पहुंचा देगा, राइट। अब सर गुड्स कानपुर पहुंच गए हैं, गुड्स कानपुर पहुंच गए हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में गुड्स खड़े हैं। अब ट्रांसपोर्टर ने बी को कॉल करा कि भैया ए ने आपके गुड्स भिजवाए हैं और मैं ट्रांसपोर्ट नगर में हूं, किसी को भेजिए और अपने गुड्स यहां से ले जाइए।
बी कह रहा है कि अशोक नगर पहुंचा दो, कहते हो ना भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर तक की थी, इसके आगे गुड्स लेकर जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आपको अपना कन्वेंस हमारे पास भेजना पड़ेगा और यहां से हम आपके गुड्स को आपके प्रीमाइसेस तक पहुंचा देंगे। क्लियर? अब जब ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से रिसिपिएंट के प्रीमाइसेस में अगर ये इंट्रा है, मतलब सेम स्टेट में है, और अगर अप टू 50 किलोमीटर है, अप टू 50 किलोमीटर है, तो आपको अगेन ई वे बिल का पार्ट भी एम्प्टी छोड़ देना है। सर अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन क्या आ रहा है सर? कंफ्यूजन ये आ रहा है कि ई वे बिल का पार्ट भी तो यहां भर दिया गया था, तो अब आप यहां पे इसे खाली छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? मैं खाली छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि पहले ये कन्वेंस नंबर 1 से XYZ ने कानपुर पहुंचाए थे और बी के पास ये 1 में नहीं पहुंचेंगे, बी के पास ये कन्वेंस नंबर 2 में पहुंचेंगे, तो कायदे से ई वे बिल में कन्वेंस नंबर 2 की डिटेल होनी चाहिए। कन्वेंस में ई वे बिल में कन्वेंस नंबर 2 की डिटेल होनी चाहिए। मतलब जब भी ट्रांजिट होता है, सॉरी, जब भी ट्रांसशिपमेंट होता है, ट्रांसशिपमेंट मैंने क्या बताया था आपको? ट्रांसशिपमेंट होता है जब कभी एक कन्वेंस से गुड्स को दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। और जितनी बार ट्रांसशिपमेंट होता है उतनी बार हमें ई वे बिल को क्या करना पड़ता है? अमेंड करना पड़ता है। मतलब जब चले थे तो ई वे बिल में आपने इस वाले ट्रक की इंफॉर्मेशन दी होगी, और जब ट्रक बदलेगा तो आप ई वे बिल को अमेंड करके ये वाले ट्रक की इंफॉर्मेशन दोगे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है, इंट्रा स्टेट है, तो आपको ई वे बिल को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यह निकला कि सप्लायर से ट्रांसपोर्टर तक और ट्रांसपोर्टर से सप्लायर और रिसिपिएंट तक, ट्रांसपोर्टर से रिसिपिएंट तक अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है, विद इन दी स्टेट का है, तो आपको ई वे बिल का पार्ट बी फिल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जर्नी परफॉर्म होगी दिल्ली से लेकर कानपुर तक की, इसमें आपको ई वे बिल का पार्ट बी भरना है। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता रास्ते में ये ट्रक जो है वो पलट जाता है, इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक चेंज किया जाता है, ट्रक नंबर 10 लाया जाता है, और 10 में मतलब 1 से हम गुड्स को 10 में लोड करवाते हैं और 10 से गुड्स को कानपुर पहुंचाते हैं। तो हमें हमारे ई वे बिल को अमेंड करना पड़ेगा। पहले जब आपने ई वे बिल भरा था तो आपने उसमें लिखा था कि सर गाड़ी नंबर 1 गुड्स को लेकर जा रही है, ड्राइवर का नाम लिखा था रामू, इसको लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कन्वेंस चेंज किया, 1 को आपको 10 करना पड़ेगा, रामू की जगह पे आपको शामू करना पड़ेगा। बिना ई वे बिल अमेंड करे आप ये जर्नी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट को पूरी खबर होनी चाहिए कि माल कौन से कन्वेंस में ट्रैवल हो रहा है, कौन उसे ट्रैवल कर रहा है, और आपको ये मूवमेंट कमेंस करने से पहले, अनलोडिंग लोडिंग करने से पहले ई वे बिल नया जनरेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई हम कन्वेंस नंबर 1 से निकलकर कन्वेंस नंबर 10 पे आ रहे हैं, और 10 पे आने का जो रीजन है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि भैया जो ट्रक नंबर 1 है इट इज मेट विद एन एक्सीडेंट, इसकी वजह से हम ट्रक नंबर 10 में हमारे गुड्स को आगे डिस्पैच कर रहे हैं। राइट? ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, यही पॉइंट आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। In such cases, the transporter or generator of the e-way bill shall update the new vehicle number in the part V of the e-way bill before such transfer and the further movement of the goods. तो 1 से 10 में लाने से पहले, 1 से गुड्स निकाल के 10 में लोड करने से पहले ई-वे बिल अमेंड करो। बताओ कि 1 से 10 पे जा रहे हो, रामू की जगह अब शामू जाएगा, ये इंफॉर्मेशन बताओगे तभी आप क्या कर पाओगे? गुड्स को ट्रांसफर करके मूव कर पाओगे। बोलो, यहां तक मेरी बातें समझ में आई? यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई हैं आप लोग को? अगला पॉइंट आता है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट।
अगर गुड्स को रोड से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ई वे बिल को कंसोलिडेट किया जा सकता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। एक XYZ ट्रांसपोर्टर है, XYZ ट्रांसपोर्टर है और ये अपने ट्रक में 4 लोगों के गुड्स लेके जा रहा है। एक ही ट्रक है और इस ट्रक में 4 लोगों के गुड्स जा रहे हैं। एक सप्लायर है ए, एक सप्लायर है ए, दूसरा सप्लायर है बी, तीसरा सप्लायर है सी और चौथा सप्लायर है डी। और वैल्यू जो है, ए की वैल्यू है मान लो 60,000, इसकी वैल्यू है 70,000, इसकी वैल्यू है 80,000 और इसकी वैल्यू है 90,000। राइट। इन सब ने क्या किया है, इन सब ने एक ई वे बिल जनरेट करके इसको दे दिया है। ए ने जब अपना इनवॉइस काटा तो इसने एक ई वे बिल जनरेट कर दिया। मान लीजिए उसका नंबर है 0001, इसका है 0002, इसका है 0003, इसका है 0004। हाइपोथेटिकल है, राइट। ये सारा 4 इनवॉइस का सामान हमारा जो ट्रांसपोर्टर है XYZ लेकर जा रहा है। ये 4 लोगों का सामान हमारा ट्रांसपोर्टर XYZ लेकर जा रहा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से समझें, इस केस में अगर आप ध्यान से समझें तो समस्या ये आ रही है कि ट्रांसपोर्टर को 4 ई वे बिल अपने पास रखने पड़ेंगे। मतलब चेक पॉइंट पे जितनी बार जीएसटी ऑफिसर मिलेंगे उतनी बार उसे 4 ई वे बिल, 4 टैक्स इनवॉइसेस उन्हें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी चेक कराने के लिए। बात समझ में आई ना भाई। रास्ते में जितनी बार जीएसटी ऑफिसर मिलेगा, इस ट्रक में 4 लोगों का सामान है, इस ट्रक में 4 लोगों का सामान है, इसमें ए का सामान भी है, इसमें बी का सामान भी है, सी का सामान भी है और डी का सामान भी है। तो जब चेक पॉइंट पे जीएसटी ऑफिसर मिलेगा तो हमें ए का ई वे बिल भी दिखाना पड़ेगा, बी का भी दिखाना पड़ेगा, सी का भी दिखाना पड़ेगा, डी का भी दिखाना पड़ेगा। तो 4-4 इनवॉइसेस, 4-4 ई वे बिल। अभी तो फिर भी 4 है, कन्वीनियंट है। अगर 10 होते तो 10 ई वे बिल, 10 इनवॉइसेस उसको रखनी पड़ती। तो सर इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ट्रांसपोर्टर तुम एक काम करो, ट्रांसपोर्टर तुम जीएसटी पोर्टल लॉगिन करो। ट्रांसपोर्टर से कहा कि तुम जीएसटी पोर्टल लॉगिन करो और जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके तुम ये सारे ई वे बिल्स को 001, 002, 003, 004 इनको एक एक करके एंटर कर लो और इनको कंसोलिडेट करके एक नया ई वे बिल बना लो। ई वे बिल 02, कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लो। अब इस एक ई वे बिल में इन चारों ई वे बिल्स का डिटेल आ गया है। मतलब अब तुम्हें 4 ई वे बिल लेके चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल साथ में लेकर चलने की जरूरत है। मतलब आप अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे, वहां पे कंसोलिडेट ई वे बिल का ऑप्शन आएगा और जब आप कंसोलिडेट ई वे बिल की ऑप्शन में जाएंगे तो वो आपसे ई वे बिल मांगेगा जो आपको कंसोलिडेट करने हैं। तो आप ई वे बिल 0001 बताओगे, फिर 0002 बताओगे, 0003 बताओगे, 0004 बताओगे और आखिरी में एक ऑप्शन बन के आ रहा होगा कंसोलिडेट। और जब आप कंसोलिडेट पे क्लिक कर दोगे तो चारों के चारों ई वे बिल्स कंसोलिडेट हो जाएंगे और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल आपके पास आ जाएगा जो ट्रांसपोर्टर अपने साथ कैरी कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। और करंटली अभी ये जो कंसोलिडेशन की सुविधा है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है उसका माल 20,000 रुपए का है, सी जो है उसका माल 30,000 रुपए का है, डी जो है उसका माल 40,000 रुपए का है और एफ जो है उसका माल 48,000 रुपए का है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों का माल 50,000 के अंदर है। मतलब ए को ई वे बिल इशू नहीं करना है, सी, डी और एफ को ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। और इन चारों का माल कौन लेकर जा रहा है? सर इन चारों का माल XYZ ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है।
एक ही ट्रक में, एक ही ट्रक में इन चारों का माल एक ही ट्रक में जा रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि इस ट्रक में कितने का सामान जा रहा है? सर 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90 और 48। सर 1,38,000 का माल जा रहा है। 1,38,000 रुपीज का माल जा रहा है। मतलब कि सर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। और अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। इस XYZ ट्रांसपोर्टर को पहले ए के लिए अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा, बी के लिए, बी तो था ही नहीं, सी के लिए अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा, डी के लिए एक अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा और एफ के लिए एक अलग ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो पहले ट्रांसपोर्टर ए का, सी का, डी का, एफ का ई वे बिल बनाएगा और बाद में वो इन चारों ई वे बिल्स को क्या करेगा? कंसोलिडेट कर लेगा। अब ये इसकी मर्जी है कि इसे कंसोलिडेट करना है कि नहीं करना है, राइट? तो जब आपके पास टोटल सामान 50,000 रुपए से ज्यादा है, किसके पास? ट्रांसपोर्टर के पास टोटल सामान 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअली सप्लायर का जो माल है वो 50,000 से कम है, तो सप्लायर ने कोई भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया होगा क्योंकि वो ऑब्लिगेटेड नहीं है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टर के ट्रक में जो माल जा रहा है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर ऑब्लिगेटेड है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। ट्रांसपोर्टर के पास ए का भी इनवॉइस होगा, सी का भी इनवॉइस होगा, डी का इनवॉइस भी होगा, एफ का इनवॉइस भी होगा। उन इनवॉइसेस के बेसिस पे ये ई वे बिल जनरेट करेगा और ई वे बिल को बाद में वो चाहे तो कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, जरा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट क्या 1 मिनट दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को पूरा रीड कर लीजिए, आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए मैं पढ़ ही लेता हूं आपके साथ। आफ्टर द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड where the multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and consolidate the e-way bill in the form GST EWB 02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement. Where the consigner or consignee has not generated the e-way bill in the form of GST EW01 and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than 50,000, the transporter shall generate the individual EWB01 on the basis of invoice or the bill of supply or the delivery challan and may also generate a consolidated e-way bill in the form GST EWB02 prior to the movement of the good. This provision is not yet effective. That means कि अभी कंसोलिडेशन का ऑप्शन इफेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल ई वे बिल्स ही लेके चलने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये ऑप्शन आएगा कि जब आप अपने ई वे बिल्स को क्या कर पाएंगे? कंसोलिडेट कर पाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, क्या जो ई वे बिल जनरेट हुआ है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं? E-way bill can be cancelled if either goods are not transported or are not transported as per the details furnished in the E-way bill. The E-way bill can be cancelled within 24 hours from the time of generation. तो आपने आज एक E-way bill जनरेट कर लिया, आज तारीख कितनी है सर? आज 1 अक्टूबर 2020 आपने E-way bill जनरेट किया और ये E-way bill जो आपने जनरेट किया वो इनवॉइस थी 201, वैल्यू थी 1 लाख रुपए की और इस पे जीएसटी लगी थी 12,000 रुपए की। अभी गुड्स डिस्पैच हुए नहीं थे, बिफोर द मूवमेंट आपने ई-वे बिल जनरेट कर लिया और इतने में रिसिपिएंट का फोन आया और उसने अपना ऑर्डर अमेंड कर दिया, उसने अपना ऑर्डर अमेंड कर दिया। उसने कहा कि भैया अब ऐसा है कि पहले तुम 1 लाख रुपए का माल भेज रहे थे, अब तुम एक काम करो, हमें 2 लाख रुपए का माल भेज दो। तो भाई जब ऑर्डर अमेंड हो गया तो ऑब्वियस है कि पार्ट ए की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और पार्ट ए की जब सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो आप क्या करेंगे? आप अपना पुराना वाला ई-वे बिल जो आपने जनरेट कर रखा है उसे आप कैंसिल करेंगे और उसकी जगह पर एक नया ई-वे बिल इसके हिसाब से आप जनरेट कर देंगे। तो ई-वे बिल जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से या तो आप सप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो उस केस में आप ई-वे बिल को 24 घंटे के अंदर कैंसिल भी कर सकते हो। ये जो ई-वे बिल जनरेट किया गया है
इसकी वैलिडिटी क्या है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अगर आप नॉर्मल कार्गो से शिपमेंट कर रहे हो, मतलब कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक नॉर्मल कार्गो से हो रहा है, तो जो ई वे बिल है वो हर 100 किलोमीटर के लिए एक दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आप 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हो तो डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर, ये 3 दिन के लिए वैलिड है। अगर आप 400 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हो तो ये 4 दिन के लिए वैलिड है। और पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर को हम कंप्लीट 100 किलोमीटर मान लेंगे। मतलब अगर आप 410 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले हो तो 10 किलोमीटर पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर है, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 5। अगर आप 630 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले हो तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 7। मतलब अभी जो आपने ई वे बिल जनरेट किया है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर्स उन गुड्स को डिस्पैच करने वाले हो, राइट। तो अगर जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है तो 3 दिन, मतलब हर 100 किलोमीटर और पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी है। हर 100 किलोमीटर और पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी है, विच मीन्स दैट कि अगर आप 410 किलोमीटर जाते हो तो आपके लिए 5 दिन के लिए ई वे बिल वैलिड रहेगा। 630 किलोमीटर जाते हो तो 7 दिनों के लिए आपका ई वे बिल वैलिड रहेगा। ये कब, जब नॉर्मल कार्गो से चल रहे हो। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो क्या होगा सर, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए हर 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए एक दिन है। हर 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए एक दिन है। मतलब कि अगर आप 410 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, 410 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो आपके पास कितने दिन है सर, इस 410 किलोमीटर को आप राउंड ऑफ कर लेना 20 के मल्टीपल्स पे, यानी कि ये हो जाएगा 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 किलोमीटर, यानी कि ये आपके लिए 21 दिन तक वैलिड है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो 535 किलोमीटर, आप ट्रेवल कर रहे हो 535 किलोमीटर, इस 535 किलोमीटर को 20 के मल्टीपल्स पे राउंड ऑफ कर लीजिए, ये हो गया 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर को 20 से डिवाइड करा दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 27 डेज। अगर आप 705 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, 705 को मल्टीपल्स ऑफ 20 में कन्वर्ट कर दो, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर को 20 से डिवाइड कर दो, सर ये आ जाएगा आपके पास 36 डेज। तो जो ई वे बिल आज जनरेट हुआ है वो 705 किलोमीटर के लिए 36 दिन तक वैलिड रहेगा, 535 किलोमीटर के लिए 27 दिन तक वैलिड रहेगा, 410 किलोमीटर के लिए 21 दिन तक वैलिड रहेगा। सर अब आप हमें यह समझाओ कि ये नॉर्मल कार्गो और ओवर डायमेंशनल कार्गो में फर्क क्या होता है और क्यों डेज का डिफरेंस रखा गया है नॉर्मल कार्गो में और ओवर डायमेंशनल कार्गो में। देखो, आपने हो सकता है रास्ते में जब आप कभी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो तो आपने ट्रक्स देखे हो, लोडर्स देखे हो, गाड़ियां देखी हो, ठीक है। कुछ गाड़ियां ऐसी दिखती हैं और कुछ गाड़ियां मतलब ट्रक है मेरा यहां पे, और कुछ ट्रक आपको ऐसे दिखते हैं, ठीक है। जिसका फ्रंट, मतलब जहां ड्राइवर बैठता है, जिसका फ्रंट और बैक जहां पर गुड्स लोड होते हैं, अगर ये एक समान है तो ये नॉर्मल कार्गो है। और अगर फ्रंट जहां पर ड्राइवर बैठता है और बैक जहां पर गुड्स लोड होते हैं वो अगर ओवर डायमेंशनल, मतलब चेसिस के बाहर निकला हुआ है, मोटा है, फैला हुआ है, तो इसको ओवर डायमेंशनल बोलते हैं। इसके लिए है 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, और इसके लिए है 1 डे फॉर 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ। अब सर ऐसा क्यों, यहां पर 100 किलोमीटर के लिए एक दिन और यहां पर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन? उसका रीजन सर, नॉर्मल कार्गो की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ये जल्दी
डिस्टेंस कवर करते हैं। और जो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, ये धीरे धीरे चलते हैं, इनकी स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि सर इनके ऊपर इतना ज़्यादा माल लोडेड होता है कि अगर ये ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, सडनली अगर ब्रेक लगाते हैं तो डिसबैलेंस होने का चांस है, एक्सीडेंट होने का चांस है, तो ये हमेशा स्लो चलते हैं। और नॉर्मल कार्गो की जो स्पीड होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक दिन के अंदर बड़े आराम से 100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। और ओवर डायमेंशनल क्योंकि धीरे धीरे चलता है, तो बोला गया कि ये एक दिन में कुल 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। राइट? एक लास्ट आता है मल्टी मॉडल शिपमेंट। मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है? मल्टी मॉडल शिपमेंट है, मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है, ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है। ओरिजिन से जब हम निकले थे तो हम ट्रक में निकले थे, ट्रक से हम रेलवे स्टेशन गए और रेलवे स्टेशन से हम हमारी आगे की जर्नी ट्रेन में परफॉर्म करते हैं। ठीक है? ट्रेन में हमने परफॉर्म करी और फिर हम एक पोर्ट पे पहुंचते हैं, फिर हम एक पोर्ट पे पहुंचते हैं और पोर्ट से आगे हम गुड्स को शिप में लेके जाते हैं। पोर्ट से आगे हम गुड्स को एक शिप में लेके जाते हैं, वेसल में लेके जाते हैं। राइट? तो ये क्या कहला रहा है? ये कह रहा है मल्टी मॉडल शिपमेंट, मतलब ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने अलग अलग शिपमेंट मेथड यूज करे। पहले हमने ट्रक यूज किया, फिर सर हमने ट्रेन को यूज किया और फिर सर हमने शिप को यूज किया। तो कहता है कि अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो उस केस में 1 डे के लिए 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब जो आपका ओवर डायमेंशनल का था, एक दिन मिलता है फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ। इतने टाइम पीरियड के लिए आपका ई-वे बिल वैलिड रहता है। बोलिए भैया, अभी तक जो बातें करी इसमें कोई डाउट है? अभी तक जो बातें करी इसमें कोई डाउट है? अब अगला आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। The person causing the movement of goods shall generate the e-way bill, specifying the details of other person as a recipient who can communicate the acceptance or rejection of such consignment specified in the e-way bill. If the acceptance or rejection is not communicated within 72 hours from the time of generation of e-way bill or the time of delivery of goods, whichever is earlier, it will be deemed that he has accepted the details. देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? गवर्नमेंट जितने भी फेक बिल्स होते हैं उनको ट्रेस कर रही है, उनको पकड़ना चाहती है, उनको कर्व करना चाहती है। तो मान लो मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, इन्होंने ई-वे बिल जनरेट किया, इन्होंने ई-वे बिल जनरेट किया, राइट? और जब इन्होंने ई-वे बिल जनरेट किया तो इन्होंने पार्ट ए में बताया कि जो रिसिपिएंट है वो आदित्य है और इनका जीएसटिन AKNPA 2183L01ZC। ठीक है, ये इनका जीएसटिन नंबर है और इसमें इन्होंने बताया कि मैं इनको जो माल बेच रहा हूं वो 100 लाख का है और इस पे जो जीएसटी इन्वॉल्व है वो 18 लाख रुपए की है, राइट? इसके बाद पार्ट बी में इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली कि मेरा जो ट्रांसपोर्टर है वो XYZ ट्रांसपोर्टर है और जो व्हीकल नंबर है जिससे गुड्स आएंगे वो व्हीकल नंबर है आपका, मान लीजिए व्हीकल नंबर है आपका UP78AK2134, इससे आ रहा है। अब ये क्या गारंटी है, ये क्या गारंटी है कि राम ने
ये ई वे बिल सही जनरेट किया है? क्या गारंटी है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक ईमेल और एक एसएमएस सेंड करती है रिसिपिएंट को और ट्रांसपोर्टर को, और उनसे कहती है कि वेरीफाई करो कि ये जो ई वे बिल राम ने जनरेट किया है ये सही है, और तुम्हें अपना जवाब 72 आवर्स के अंदर हमको देना है। अगर तुम विद इन 72 आवर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो अपन ये मान लेंगे कि ये ई वे बिल सही है। इनको विद इन 72 आवर्स ये ई वे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। इसे या तो ये एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो ये मान लिया जाता है कि ये एक्सेप्टेड है, यहां ये ई वे बिल बिल्कुल वैलिड है, राइट। अब दो चीजें आपने पढ़ी, एक थोड़ी देर पहले आपने कैंसिलेशन पढ़ा। कैंसिलेशन का टाइम कितना था सर? कैंसिलेशन आपको करना होता है विद इन 24 आवर्स। मतलब कैंसिलेशन कौन करता है? कैंसिलेशन वो व्यक्ति करता है जिसने ई वे बिल जनरेट किया है। तो अगर मैंने ई वे बिल जनरेट किया है तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं 24 घंटे के अंदर। और मैंने जो ई वे बिल जनरेट किया है जिसमें आपको रिसिपिएंट बताया है और ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको और ट्रांसपोर्टर को ये ई वे बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, और आपको जो टाइम दिया गया है वो 72 आवर्स का दिया है। और अगर आप 72 आवर्स में कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो गवर्नमेंट ये मान लेगी कि आपने इस ई वे बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। तो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस है, मतलब रेलवे में जो ट्रेन चला रहा है ड्राइवर, शिप में जो कैप्टन है, एयर में जो पायलट है, और जीटीए में जो रोड से ड्राइवर चल रहा है वो, तो इसे अपने साथ क्या क्या लेके चलना पड़ेगा सर? इसे अपने साथ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान जो भी इशू हुआ है वो लेके चलना पड़ेगा। ई वे बिल की एक कॉपी लेके चलनी पड़ेगी फिजिकल फॉर्म में, और द ई वे बिल नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप्ड टू RFID एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस। ये RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आने वाली है, ये अभी एक्टिव नहीं हुई है। तो अभी जो भी ट्रांसपोर्टर है वो अपने साथ इनवॉइस लेके चलता है, इनवॉइस नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई लेके चलता है, बिल ऑफ सप्लाई नहीं है तो डिलीवरी चालान लेके चलता है, और साथ में फिजिकल फॉर्म में ई वे बिल लेके चलता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the PO to intercept any conveyance to verify the e-way bill or the e-way bill number in the physical form all the interstate and intrastate movement of the goods। तो जब मूवमेंट हो रही है गुड्स की तो चेक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं रैंडमली। उन चेक पॉइंट्स पे जीएसटी ऑफिसर रहेगा। जीएसटी ऑफिसर आपके कन्वेंस को रोक सकता है, आपके कन्वेंस को चेक कर सकता है, ई-वे बिल की वैलिडिटी, इनवॉइस को चेक कर सकता है, जो गुड्स मेंशन है वही गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी चीजें वो इंस्पेक्ट कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक conveyance can also be carried out by an OI officer on the receipt of specific information on the evasion of tax। तो अगर ऑफिसर को पता लगता है कि इस गाड़ी में चोरी हो रही है या इस गाड़ी में बिना इनवॉइस का माल जा रहा है, तो ऑफिसर उस गाड़ी को रोक भी सकता है और उसे इंस्पेक्ट भी कर सकता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। ठीक है, इसके बाद इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स। एक समरी रिपोर्ट तैयार करी जाएगी कि जो गुड्स बताए गए हैं इनवॉइस में, ई-वे बिल में, वही गुड्स कन्वेंस में है कि नहीं, उन सारी चीजों के ऊपर है। जस्ट एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो सिचुएशन कब ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इशू करी हुई है गवर्नमेंट ने, कहां कहां पर आप बिना ई-वे बिल जनरेट करे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप एलपीजी की सप्लाई कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं, पोस्टल बैगेज लेके जा रहे हैं, ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, करेंसी लेके जा रहे हैं, पर्सनल और हाउस होल्ड का सामान लेके जा रहे हैं, कोरल अनवर्कड और वर्कड कोरल, ये मीनाकारी जिसको बोलते हैं, उसका सामान लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी ई-वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किसी नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस में कर रहे हैं, बैलगाड़ी में आपका सामान जा रहा है, रिक्शा में आपका सामान जा रहा है, पुलिंग कार्ट में आपका सामान जा रहा है, तो उस केस में ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। मतलब मोटराइज्ड व्हीकल है तभी ई-वे बिल चाहिए होता है। Where the goods are being transported from the custom port
एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर द क्लियरेंस बाय कस्टम्स। तो कस्टम पोर्ट से इनलैंड कस्टम पोर्ट तक, कस्टम पोर्ट से इनलैंड कस्टम पोर्ट तक अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज नोटिफाइड अंडर रूल 138(1), तो कुछ एरियाज नोटिफाई कर दिए हैं, अगर इन एरियाज में अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उस केस में आपको ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द गुड्स अदर देन डी ऑयल्ड केक बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेंट फ्रॉम द टैक्स वाइड नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह। जस्ट एक बार इसको रीड मार लेना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटी मोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आप ए वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, बी वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना, और बस ये 2 पॉइंट्स अच्छे से कर लेना, बाकी एक बार जस्ट रीड कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एफ वाला पॉइंट पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। जी वाला पॉइंट एक बार रीड कर लेना, जो मैंने हाईलाइट कर दी है ये याद कर लेना, और बाकी आप एक बार रीड कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट दिन पे करेंगे। ओके, बाय टू ऑल।